हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक सेकेंड टर्म सिलेबस, जो आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में आपसे एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम 1 to 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट्स आप टेलीग्राम में जाके वहाँ पे सभी नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, हाउ इंडस्ट्रीज आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस किस बेस पे हो सकता है और किस तरीके से होता है। तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन में रॉ मटेरियल के बेस पे देखेंगे। रॉ मटेरियल के बेस पे हम एक तो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं और मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल बेस आपके पास आता है क्वेश्चन एंड द व्हाट आर द बेसिक इंडस्ट्रीज, गिव एग्जांपल। बेसिक इंडस्ट्रीज के एग्जांपल दो, या फिर डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड हाउ द इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। देयर आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड टू यू। तो आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम वन बाय वन समझेंगे कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल के बेस पे समझेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स बेस इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज़ हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, जो भी हमें एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, वो सभी एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। एंड जितना भी जो हमें और माइंस से एक्सट्रैक्ट करके जो हम चीज़ें निकालते हैं और फिर वो इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की जाती हैं, उसे हम मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। देयर आर अ मैनी एग्जांपल्स हेयर वी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ एज अ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के बेस पे ये हो गए हमारे दोनों डेफिनेशन। अब क्वेश्चन आपके पास चाहे एग्रो बेस और मिनरल बेस में डिफरेंस बताओ भी आ सकता है, एंड क्वेश्चन रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्रीज बताओ, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल। अगर मेन रोल के बेस पे देखें तो कितनी टाइप्स हैं इंडस्ट्रीज़ के। तो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंस बताओ। बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज़ मीन्स जिसमें जो सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज़, लाइक अ स्टूडेंट्स जो आयरन ओर से आयरन और स्टील एक्सट्रैक्ट करके हमें मिलता है, तो वो एज अ रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री में सप्लाई होता है। वहाँ पे क्या करने के लिए, वहाँ से हम कह सकते हैं कि मशीनरी बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, कॉपर स्मेल्टिंग है, आयरन स्टील। अब स्मेल्टिंग क्या होता है, मीन्स स्मेल्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट। मतलब स्मेल्ट का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीट देते हैं और से जो भी चीज़ एक्सट्रैक्ट की है और जो भी हमने मेटल्स हमें मिले हैं उसको हीट करके हम क्या बनाते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो जैसे कि सिल्वर है, आयरन, कॉपर है, अदर बेस ऑफ मेटल जितने भी हैं जो कि एक्सट्रैक्ट करके हीट करके उनको क्या किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है और अदर फॉर्म ऑफ में उसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल हमारी क्या हो गई, आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एंड दे सप्लाई दियर प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल टू अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जब एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को कोई रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और जो अदर इंडस्ट्री है वहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोसेसिंग करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको हम बेसिक और की इंडस्ट्री कहते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्री मीन्स लाइक डायरेक्टली जो प्रोडक्ट बन रहा है इंडस्ट्री में, प्रोड्यूस हो रहा है,
वो कंज्यूमर के लिए हो रहा है। उसको ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री में बना लिया और फिर उसको फिर दोबारा इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भेजा जा रहा है, नहीं। उसका जितना भी जो प्रोडक्ट बन रहा है कंज्यूमर के लिए, डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए ही बन रहा है, उसको कहीं और हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं भेजना। जैसे फैंस हैं, पेपर्स हैं, स्विंग मशीन्स है, टूथपेस्ट, शुगर, लाइक दिस, ये ऑल कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं। तो दैट काइंड ऑफ मेन रोल, और ये दोनों के डिफरेंसेस आएंगे तो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना भी इंडस्ट्री को एक क्लासीफाई करता है, क्योंकि एक स्मॉल इंडस्ट्री होती है, एक लार्ज इंडस्ट्री होती है। यहाँ पे लिखा है तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप इसको कर लेना। एक लार्ज इंडस्ट्री, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिनिमम हम कहेंगे जो अलाउ करता है असेट्स ऑफ यूनिट लाइक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है अगर ओवर अ टाइम पीरियड वो चेंज होता रहता है, बट 1 करोड़ से कम जो मैक्सिमम हम कहें 1 करोड़ या उससे अप्रॉक्स में इतना तो होना चाहिए, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। लाइक का हम बोल सकते हैं टॉयज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं। अब जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, इसी के जस्ट सेकंड पॉइंट में आप डाल लेना, आपकी बुक में है, यहाँ पे मिस है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मीन्स द मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़। जो 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। लाइक का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसको मतलब एज ए रॉ मटेरियल भी अगर हम उसमें लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये हम इन्वेस्टमेंट कैपिटल के बेस पे डिसाइड करते हैं कि वो लार्ज स्केल है या फिर वो स्मॉल इंडस्ट्री है, कैपिटल और लेबर के बेस पे। क्योंकि कैपिटल है और लेबर है, ये दोनों चीज़ें, और असेट्स यानी लैंड भी हमें चाहिए होगा उस पे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो दैट काइंड ऑफ फैक्टर्स इज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये 2 टाइप्स ऑफ हमने देख लिया, और दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है बस, कि ये जो आप 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, ये अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रो करती है तो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, तो उसकी डेफिनेशन भी टाइम टू टाइम चेंज होती है। नेक्स्ट इज़ हेयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस से तो ये तो बहुत ईजी, अपने आप ही आप समझ लेंगे। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑनरशिप यानी ऑन बाय, उसका ऑनर कौन है, उसको ऑन कौन कर रहा है, चला कौन रहा है। पब्लिक सेक्टर मीन्स ऑन बाय द ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, यानी सरकार उसको चला रही है। एग्जाम्पल है भेल और सेल एटसेट्रा। एंड प्राइवेट सेक्टर यानी कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है जो उसको चला रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल्स मिलके इंडस्ट्री चलाते हैं, या कोई पर्टिकुलर पर्सन भी है जो इंडस्ट्री को चला सकता है। टिस्को और डावर इंडस्ट्री द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट का उसमें कोई भी प्रॉफिट का कोई इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ये अपना प्रॉफिट खुद ही शेयर करते हैं, खुद ही इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, और जितना भी प्रॉफिट होगा किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी नंबर ऑफ पीपल जो मिलकर उस कंपनी को पार्टनरशिप में हो सकता है चला रहे हों, तो वो शेयर हो जाता है प्रॉफिट। जॉइंट सेक्टर मींस पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर जब उसको चलाते हैं। लाइक ऑयल इंडिया लिमिटेड है। कई बार हो सकता है स्टूडेंट जो जैसे कि बाय द स्टेट या इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप कुछ मिलके उसको चला रहे हैं स्टेट के द्वारा, या फिर वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीपल से मिलके चला रहे हैं, यानी जिसमें दोनों इक्वली भी कह सकते हैं, या कोई भी शेयर में हो सकता है प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का और प्राइवेट का, जब दोनों का ही होता है। ठीक है, जॉइंट जब दोनों का ही होता है तो दैट मीन्स वो क्या कहलाता है, वो जॉइंट सेक्टर कहलाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर मीन्स होता है जिसमें प्रोड्यूसर्स और सप्लायर जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक अ फार्मर जब एक शुगर केन को प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है, उसके बाद वो खुद ही मतलब एज अ ऑनर और एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, और जो भी वो रिसोर्सेज से जो भी उनको प्रॉफिट या लॉस होता है वो उसको एक प्रोपोर्शन में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। इसी तरीके की एक एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र में और कॉयर इंडस्ट्री इन केरला में। कॉयर यानी जिसको रस्सियाँ बनाई जाती हैं, और ये केरला में। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स, ये इसी तरह की एग्जांपल हैं कि जिसमें सप्लायर और प्रोड्यूसर जो होते हैं रॉ मटेरियल्स
को क्या करते हैं, सप्लायर करना, प्रोड्यूस करना, दोनों उन्हीं का काम होता है। लाइक अमूल मिल्क जो आप देखेंगे वो भी इसी तरीके का एग्जांपल है कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, जो मिल्क है उसको जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं सारे मिल के, मतलब जिसके अपने अपने एनिमल्स हैं, वो बुफेलोज़ हैं, वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं, फिर प्रोड्यूस करना और फिर सप्लाई भी सारे मिल के करते हैं और उनको जो भी प्रॉफिट होता है आपस में बांट लेते हैं। मतलब खुद ही वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी करना और सप्लाई भी करना, जितना भी मैनेजिंग वर्क है वो खुद ही उसको हैंडल कर रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ वर्क, यानी जब लेबर और ऑनर दोनों मिलकर उस चीज़ को संभाल रहे हैं और खुद ही ऑन कर रहे हैं सब चीज़ों को, तो दैट मीन्स वो कोऑपरेटिव सेक्टर कहलाती है। एक्सप्लेन द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रीज लोकेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि फिजिकल फैक्टर्स के वहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाना पसंद करेंगे। लैंड होना चाहिए, वहाँ पे रॉ मटेरियल होना चाहिए, क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, लाइट आती रहनी चाहिए एंड वाटर सप्लाई। देयर आर फिजिकल फैक्टर्स, अगर आप ये सब चीज़ें होंगी तभी वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने की सोचेंगे। एंड ह्यूमन फैक्टर मीन्स लेबर होना चाहिए, स्किल और अनस्किल दोनों तरह के लेबर्स की वहाँ पे अवेबिलिटी हो एंड ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशंस हो, नेटवर्क सिस्टम अच्छा होना चाहिए और रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, बैंकिंग सर्विस अच्छी होनी चाहिए एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फेवरेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शायद वो इंडस्ट्री वहाँ पे ना लगानी हो और आप लगा के वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर लो तो उससे क्या फ़ायदा, क्योंकि और टैक्स के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, लेबर को लेकर भी कोई पॉलिसीज़ होती हैं। तो ये सारे जो पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की अगर फेवरेबल हैं तभी आप इंडस्ट्री वहाँ पे लगाने की सोचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, एग्रो बेस इंडस्ट्री। अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, अब जो हम एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ में जूट और कॉटन 2 टाइप की इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो एक्यूपाई है एक यूनिक पोजीशन इंडिया में, कैसे बोल सकते हैं इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की जो पोजीशन है, जो कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रोडक्शन में अगर 100 है सभी इंडस्ट्रीज़ का, उसमें से 14% तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही एक मतलब कह सकते हैं शेयर है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में 35 मिलियन पर्सन है जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के बाद इस सेक्टर में यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, काम कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज यानी बाहर से जो भी अर्निंग होती है, जो कि हम यूएसए डॉलर में जो अर्निंग करते हैं, बहुत ज़रूरी है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को गेन कर पाएंगे। तो 24.6% है जो कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अर्न करते हैं। टोटल जीडीपी में 4% कंट्रीब्यूशन सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। एंड हम एक ये पहली इंडस्ट्री है, ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट कम्प्लीटली इन द वैल्यूएबल चेन। दैट मीन्स ऑरिजिन से लेकर कंज्यूम तक करने तक के लिए जितना भी प्रोसेस होता है उसको बनाने के लिए वो हम सब अपनी कंट्री में ही कर लेते हैं। यानी रॉ मटेरियल से बनने से लेकर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनने तक का जो प्रोसेस होता है उसमें हम सभी सारे जितनी भी चेन होती है कंप्लीटली हम कर सकते हैं। उससे हमें दूसरी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट मंगाने की ज़रूरत नहीं है। तो टेक्सटाइल यानी जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लेंगे कॉटन का ही ले लो, तो कॉटन यहाँ प्रोड्यूस होता है और उसके बाद उसको स्पिनिंग करके यार्न बनाना, उसको फिर वीविंग करना, निटिंग करके उसको बनाना और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करना। यानी कॉटन की शर्ट अगर जैसे बन रही है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जितना भी प्रोसेस है वो एक वैल्यूएबल तक जो उसको ऐड करना है रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल एडिड सभी हम सेल्फ रिलायंट है, खुद कर लेते हैं। इसीलिए टेक्सटाइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एम्प्लॉयमेंट में, जीडीपी में और वैल्यूएबल एड चेन में। तो वैल्यूएबल एड चेन का एक चार्ट भी दे रखा है, आपकी बुक में भी है। और ये आपके फर्दर प्रोडक्ट यानी रॉ मटेरियल से लेके आगे तक के जो प्रोडक्शंस होता है रॉ मटेरियल का और उसके बाद जो हायर वैल्यूएबल प्रोडक्ट तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो पूरा बताया हुआ है। जैसे फाइबर का जो प्रोडक्शन है यानी एज अ
जो कॉटन की बॉल होती हैं, जो कॉटन के फ्लावर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होंगे तो वो हमारे लिए रॉ फाइबर हो गया। उसको स्पिनिंग करेंगे तो वो यान बन जाएगा। उससे हम धागा स्पिनिंग करके धागा बनाते हैं, वीविंग करके हम उसको फाइबर बना लेते हैं, कपड़ा डाइंग करके उसको फिनिशिंग करके गारमेंट कर लेते हैं और फिर उससे हम मैन्युफैक्चरिंग करके अपना कोई भी शर्ट या कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ तो सेल कर ही रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक वैल्यूएबल एड प्रोडक्ट बना रहे हैं और किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। रॉ मटेरियल भी आप सेल कर सकते हो, यार्न सेल कर सकते हो, फैब्रिक सेल कर सकते हो, गारमेंट सेल कर सकते हो, यानी ऑल ओवर द प्रोसेसिंग हम जब अपनी कंट्री में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ रिलायंट के लिए बहुत ही ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट के लिए एक प्रोसेस बन जाता है। और वैल्यू एड में तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यानी रॉ मटेरियल से लेके वैल्यूएबल प्रोडक्ट तक बनने के लिए हम सारा चेन कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप इन इंडिया एंड व्हेन, कब और कहाँ पे सेटअप की गई थी फर्स्ट? तो मुंबई में टेक्सटाइल मिल जो 1854 में एस्टैब्लिश की गई थी। तो ये स्टूडेंट अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट मतलब बताती है, इम्पोर्टेंस बताती है कि हाँ इसके बाद से कितना ग्रो हुआ है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल मिल के बारे में, अबाउट ऑफ, उसके बाद क्योंकि एग्रो बेस में जूट और कॉटन दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।